दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका सेकेंड चैप्टर का आज 5वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर सेकेंड फाउंडेशन चूँकि हमारा है, इस चैप्टर के 4 लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर लिया था। इस चैप्टर में ओवरऑल 10 टॉपिक थे, जिसमें से हम लोगों ने 8 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में 9 और 10, ठीक है, जो हमारे दो टॉपिक बचे हैं, इन दोनों टॉपिक को आपका इसी लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा, जिससे कि आपका आज चैप्टर नंबर सेकेंड फाउंडेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से अगले चैप्टर का स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर 9 आपका क्या दे रखा है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 9 को। यहाँ आप देख सकते हैं ओवरऑल टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने पूरे वीडियो में कवर कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके। और चूँकि आपको ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाया गया है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। और तो चलिए आपको टॉपिक नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। टॉपिक नंबर 9 हमारा है मृदाएँ। और इसके पहले मैं हर एक वीडियो में आपको बताया हूँ कि 10 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, और कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 9 आपका है मृदाएँ। मृदा भी आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि मृदा क्या होता है। मिट्टी नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉइल यानी मिट्टी को, मृदाएँ को। मिट्टी आप देखे हैं, जानते हैं, मिट्टी से आप परिचित हैं। तो बस क्या करना, हमको थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इसलिए हमको पढ़ना है। क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं बताता हूँ, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि इस सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, यानी कि आपका एक HHM भी एक तरफ से थ्योरेटिकल पार्ट ही बनता है। और आपका एक पार्ट और है, क्या नाम है, CT यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है। और ये है BC यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओवरऑल 3 है। एक और आपका सब्जेक्ट है इनवर्स यानी कि EVS जिसे बोला जाता है, ठीक है, वो भी आपका है, वो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। क्योंकि मैं बताया हूँ आपको कि हम लोग भी एक पॉलिटेक्निक के ही स्टूडेंट हैं। हम लोग का सिविल ब्रांच है, चूँकि 5वां सेमेस्टर है। तो आपको स्टडी जोन GS के चैनल न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर उतना नहीं है। आपको पता है कोई भी चैनल बनता है तो वैसे थोड़ी एक बैग थोड़ी ग्रो होता है, ग्रो होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही भी यहाँ पे भी है, नहीं है, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको दी जा रही है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बार आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि जो चैनल है क्या है, ठीक है। और मैं आपको साथ ही साथ एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो पढ़ रहे हो, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही आपका बिल्डिंग ड्राइंग का भी क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो आपको उसको भी समझ लेना है, इसको बिल्डिंग ड्राइंग को भी साथ साथ में पढ़ते जाना है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, जिससे आप फाउंडेशन पढ़ोगे। बिल्डिंग ड्राइंग में आपका पहला चैप्टर फाउंडेशन है और इसमें आपका सेकेंड चैप्टर फाउंडेशन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो दोनों को जब पढ़ोगे तो आपको इधर से आपका थ्योरी क्लियर होता जाएगा, उधर से आपका ड्राइंग क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि आपका एक अहम भूमिका निभाता है, 60 नंबर का रहता है, नंबर भी वहाँ से आपके उठते हैं। तो आपको यहाँ से आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है और काफ़ी एकदम बेसिक से पढ़ाया गया, हर चीज़ें आपको बताई गई है। तो चलिए समझते हैं मृदा को और मिट्टी को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे लिखा है भूमि की ऊपरी परत। क्या लिखा है? भूमि की ऊपरी परत को मृदा यानी कि टॉप ऑयल कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? टॉप। एक मिनट, पेट थोड़ा सही से चल नहीं रहा है, चूँकि मैं देख रहा हूँ एक बार। भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? टॉप ऑयल कहते हैं, सबको पता है। देखिए, सामर्थ्य की दृष्टि से यह कमज़ोर होती है। सामर्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर होती है क्योंकि यह भराव वाली या बाढ़ के पानी के कारण आकर जमा होती है, ठीक है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है। नींव निर्माण के समय इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। नींव निर्माण यानी कि नींव के बारे में चैप्टर है आपका, फाउंडेशन हम लोग पढ़े हैं। फाउंडेशन यानी नींव कैसे तैयार किया जाता है, पहले ज़मीन को खोदा जाता है कुछ गहराई तक, उसके बाद क्या किया जाता है, नींव का निर्माण किया जाता है। तो वही है कि ऊपरी परत को टॉप ऑयल कहते हैं। बस शब्द को आपको जानना है यार कि शब्द क्या होता है, शब्द को एब्जॉर्व करना, सुनना है, लेक्चर को रटना नहीं है, समझना है। मैं बार बार बोलता हूँ। लिखा है सामर्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर होती है। जो आपकी ऊपरी परत जो होती है, ऊपर की जो मृदा होती है, वो क्या होती है? कमज़ोर होती है, ठीक है। क्योंकि बारिश के पानी से बह करके ऊँचे स्थानों से नीचे स्थानों पर ढाल स्थानों पर आ जाती है, ठीक है। तो वह क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी बारिश के पानी से कटा होता है तो आती हैं और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ उसमें सम्मिलित होती हैं और विभिन्न
उसमें हानियाँ होती हैं, तो वो मिट्टी आपकी क्या होती है, उतनी सामर्थ्य नहीं होती है, ठीक है, वो कमज़ोर होती है। वही लिखा है कि सामर्थ्य की दृष्टि से क्या होती है, वो कमज़ोर होती है, क्योंकि यह भराव वाली या बाढ़ के पानी के कारण आकर जमा होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, इसमें अशुद्धियों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्या लिख दोगे यार, आराम से लिख दोगे इतना तक। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना, अभी लिखना नहीं है, लिखना चाहोगे तो, या ना, वरना आप लेक्चर को 1 से 2 बार रीड आउट करोगे तो आपको चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है। नींव निर्माण के समय इसे हटा दिया जाता है, भाई ऊपर का परत हटाया जाएगा, खोदा जाएगा, तभी आपको जब नीचे जाओगे नींव को निर्माण करने के लिए। नींव ऊपर से थोड़ी, धरती पर से थोड़ी चलाई जाती है, धरती पे कुछ अंदर तक खोदा जाता है, उसके बाद नींव का निर्माण किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, इससे कुछ इसके पहले हम लोग जितने भी लेक्चर देखे हैं नींव के बारे में हम लोग समझे हैं। ठीक है, नींव क्या होता है, नींव कितने प्रकार के होते हैं, सैलो फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन होता है, उसमें कई प्रकार के होते थे, इनका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इनका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो आइए देखिए इसको भी, आप मिट्टी को समझेंगे भाई। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, इसी से कुछ नीचे की मृदा जो अशुद्धियों से मुक्त होती है, इसे अमृदा यानी सब ऑयल कहते हैं। निर्माण कार्य में इसी की धारण क्षमता ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, कुछ नीचे की मृदा, जो नीचे की मृदा होती है जो अशुद्धियों से क्या होता है, मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, सब ऑयल कहते हैं। तो क्या आप लोग समझ लिए कि टॉप ऑयल क्या होता है, जो ऊपरी मृदा होती है। ठीक है, यानी कि जो भूमि परत की जो हमारी ऊपरी मृदा होती है इसे टॉप ऑयल कहते हैं। और उसके बाद वो अशुद्ध होती है, वो बाढ़ के पानी से जमा होती है, भराव से जमा होती है, वो कमज़ोर होती है, उसकी सामर्थ्य कमज़ोर होता है। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में बैठाए रखना है। और आगे दे रखा है आपको कि इससे कुछ नीचे की मृदा जो होती है, वो जब हम लोग उसको खोद के नीचे जाते हैं तो मृदा जो होती है वो अशुद्धियों से विमुक्त होती है, यानी शुद्ध होती है। और उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, सामर्थ्य होती है, अधिक होती है। और आप लिख सकते हो कि क्या उसी मृदा को क्या कहते हैं हम लोग, सब ऑयल कहते हैं, यानी कि अमृदा कहते हैं हम। ठीक है, और निर्माण कार्य में इसी धारण क्षमता ज्ञात की जाती है। ठीक है, सब ऑयल की धारण क्षमता से ही हम लोग किस नींव का निर्माण करेंगे, ये सोचते हैं कि सैलो फाउंडेशन का निर्माण करें। मृदा जैसी आपकी मृदा की धारण क्षमता जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग नींव का निर्माण करते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग है एक, तो आपको ये सारी बातें आपको सिविल इंजीनियर को पता रहना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा आपको नींव बनाना है, जिससे कि आपकी जो आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ठीक, कोई भी स्ट्रक्चर यानी आप ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो किस टाइप का आपका वहाँ पे फाउंडेशन बनेगा, यानी कि नींव बनेगा, जिससे कि वो सहन कर सके उसकी क्षमता को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर हमारी मिट्टी पे प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, आपकी मिट्टी की धारण क्षमता अधिक है या कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग नींव का यानी फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। तो वही लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रायः निर्माण कार्यों में निम्न प्रकार की मृदाएँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, ग्रेवल मृदा हो गई, बालू मृदा हो गई, सिल्ट मृदा हो गई, मृत्तिका हो गई, पीट हो गया, काटदार या कार्बनिक, काली, कपास, खारी एवं क्षारी मृदा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मृदा क्या होता है, इसकी ऊपरी परत जो होती है टॉप ऑयल होता है, वो जो अशुद्ध होता है। ठीक है, तो कमज़ोर भी होता है उसकी, और क्या नाम है कि इसमें अशुद्धियाँ जमा होती है, और उसके नीचे खोदने पर क्या होता है कि शुद्ध मिट्टी प्राप्त होती है, जिसकी धारण क्षमता अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सब ऑयल कहते हैं। तो आपको सिंपल लिखना क्या है भाई, इसमें मैं आपको बता दूं, लिख लेना है से पूरा। आप ऊपरी परत को भूमि मृदा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि समझने वाली चीज़ें आप लिख लोगे तभी समझ जाओगे, कोई बात नहीं है उतनी बड़ी। उसके बाद सामर्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर होती है, क्योंकि यह भराव वाली या बाढ़ के पानी के कारण आकर जमा होती है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है। नींव निर्माण के समय इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, भौतिक वाली चीज़ें आप लिखोगे वैसे भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। कल्पना करना थोड़ा कि मिट्टी को हटा करके नींव का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वही है बस। आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मृदा हेडिंग डालना और पूरा बना लेना है, और फिर लिखना है निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ग्रेवल, बालू, सिल्ट, मृत्तिका, पीट। ठीक है, जो है आपके 8 प्रकार के, 8वें प्रकार को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, भारत में प्रायः निम्न मृदा पाई जाती हैं। निम्न मृदा पाई जाती हैं, तो भारत में देख लेते हैं भाई किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, कौन कौन सा टाइप है भारत में मृदा के। तो देखिए, निम्न मृदा पाई जाती है, तो लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट, लिखा है क्या है, लिखा है एलुवेल सॉइल है। ठीक है, इसको देखिए, थोड़ा सा हो जाता है, कोई नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। लिखा है यह मृत्तिका बालू एवं सिल्ट की मिश्रण होती है। ये नदियों या बाढ़ के पानी द्वारा मैदानी इलाकों में लाई जाती हैं। यह नींव निर्माण के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, जो यह सॉइल होता है आपका, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, यह मृत्तिका जो होती है बालू एवं सिल्ट की मिश्रण होती है। ठीक है, बालू और सिल्ट की, ठीक है, क्या होती है, मिश्रण होती है। ये नदियों या बाढ़ कहाँ से प्राप्त होती है भाई, नदियों या बाढ़ के पानी या मैदानी इलाकों में लाई जाती हैं। ये नींव निर्माण के लिए अच्छी होती हैं। आपको एक चीज़ मिला कि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नींव निर्माण के लिए क्या होती है भाई, अच्छी होती है नींव निर्माण के लिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो सिंपल आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम देखते हैं रेड ऑयल को, यानी कि
रेड ऑयल चूँकि है आपका, जिसे इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश तो रेड ऑयल ही है, हिंदी में इसे यानी कि लाल मिट्टी बोला जाता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इस मृदा का निर्माण, किस मृदा का निर्माण, रेड सॉइल का निर्माण उन चट्टानों के विघटन से होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह एवं मैग्नीशियम खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। इसे मूरम भी कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट, नाइज। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो, रेड सॉइल का निर्माण उच्च चट्टानों के विघटन, जब चट्टानें यानी बड़े बड़े चट्टानें टूटते हैं तो वहाँ से रेड ऑयल का निर्माण होता है। तो उनका निर्माण कहाँ से होता है, उच्च, ठीक है, उच्च चट्टानों के विघटन से, ठीक है, निर्माण होता है किनका, रेड ऑयल का, सॉरी रेड सॉइल का, ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह एवं मैग्नीशियम खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, इसे मूरम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी लिखिए, मिट्टी क्या होता है और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। फिर ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप हेडिंग याद रहेगा, जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉयल, काली कपास मिट्टी, खारी एवं क्षारीय मृदा, पीट एवं दलदली मृदा। तो चलिए वन बाय वन करके सबको समझ लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल दे रखा है। इस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। काली कपास मिट्टी में कपास की खेती, आप लोग कपास का नाम सुने होंगे, कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि के विघटन से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि के विघटन से होता है। उनके टूटने से होता है, चूना के टूटने से, पत्थर के टूटने से ग्रेनाइट पत्थर होता है, उनके टूटने से काली कपास मिट्टी का निर्माण होता है। यह नींव के लिए, ये भी नींव के लिए अच्छी नहीं होती भाई, ये नींव के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपका जलोढ़ मिट्टी जो होती है नींव के लिए अच्छी होती है। लेकिन आपकी काली कपास मिट्टी नींव के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन कपास के लिए अच्छी होती है। और इनका निर्माण कहाँ से होता है, तो इनका निर्माण भाई ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि के विघटन से, टूटने से होता है। और रेड सॉइल का निर्माण कहाँ से होता है, रेड सॉइल का यानी कि लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है वो चट्टानों के, उच्च चट्टानों के विघटन से होता है। और ये जो होता है ग्रेनाइट और चूना पत्थर के विघटन से प्राप्त होता है। कौन सा में, काली कपास मिट्टी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और खारी है, यहाँ पे दे रखा है खारी एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खारी एवं क्षारीय मृदा को। ठीक है, लिखा है इन मृदाओं में, इन मिट्टियों में लवण पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खारी एवं क्षारीय मृदा, ठीक है, इसमें लवण की यानी कि लवण यानी नमक यानी NaCl की मात्रा अधिक होती है। लवणों के प्रभाव से चिनाई नष्ट होने लगती है, हमेशा सीलन बनी रहती है। इस मृदा पर नींव बनाना ठीक नहीं होता है। इस पर भी नींव बनाना ठीक नहीं होता है, काली कपास पर भी नींव बनाना ठीक नहीं होता है। ठीक है, और इसमें लवण पदार्थ की मात्रा अधिक होती है खारी एवं क्षारीय मृदा में। हेडिंग बस याद रखिएगा, बाकी आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। पीट एवं दलदली मृदा जो है, पीट मृदा में लवण एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। ठीक है, लवण एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किसमें होती है, पीट एवं दलदली मृदा में। दलदली भूमि में लौह एवं लवण के दोनों मौजूद होते हैं। ये मृदा प्रायः नदियों एवं समुद्रों के किनारे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मृदा कहाँ पे पाई जाती हैं, पीट एवं दलदली मृदा और नदियों एवं समुद्रों के किनारे पाई जाती हैं। ठीक है, दलदली भूमि में लौह एवं लवण दोनों मौजूद होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, दलदली भूमि में लौह एवं लवण दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 10 है, 9 टॉपिक था हमारा। तो आई होप आशा करता हूँ कि 9 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मृदा थी, तो मृदा के बारे में समझे हैं। ऊपरी मृदा को टॉप सॉइल कहते हैं, सॉरी ऑयल याद आ रहा है हमेशा, टॉप सॉइल कहते हैं। और उसके बाद वो क्या होती है, कमज़ोर होती है, उसमें अशुद्धियाँ होती है। नीचे क्या होती है, शुद्ध होता है, जिसे हम सब ऑयल कहते हैं। ठीक है, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और प्रकार का यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, प्रकार लिख लीजिए। और जो भी आपका यहाँ पे मिट्टी दिख रहा है, सबको बताया हूँ कैसे कैसे होता है, किनका निर्माण होता है, उसमें क्या नाम है, फाउंडेशन में किनका निर्माण नहीं होता है, किनका निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के विघटन से होता है, तो कोई ग्रेनाइट, चूना पत्थर के विघटन से होता है। इस सीधे आपको पॉइंट वाली चीज़ें आपको याद रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, कि रेड सॉइल क्या होता है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, रटोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए टॉपिक नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टॉपिक नंबर 10 है आपका मृदाओं की भार यानी कि धारण वहन क्षमता। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, मृदाओं की भार वहन क्षमता। तो टॉपिक नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसको हम लोग समझते हैं भाई क्या होता है भाई। इसके क्षमता के बारे में, मिट्टी की क्षमता के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल लिखा है। मृदा की भार धारण क्षमता 2 प्रकार की होती है। मृदाओं की जो भार धारण जो क्षमता होती है, कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और सेकेंड है आपका सुरक्षित धारण क्षमता यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चरम धारण क्षमता को। चरम धारण क्षमता क्या होती है, मृदाओं की भार धारण क्षमता कितनी होती है भाई, चरम धारण क्षमता और सुरक्षित धारण क्षमता।
तो देखिए मृदा पर आने वाला वह अधिकतम, ठीक है, अधिकतम भार जिसे मृदा अपनी जगह से बिना खिसके या दबे आसानी से बर्दाश्त कर ले, मृदा की चरम धारण क्षमता कहलाती है। इसे T/m² में आंका जाता है। कभी भी किसी मृदा को उसके अधिकतम धारण क्षमता तक भारित नहीं किया जाता है, अन्यथा वह विफल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है चरम धारण क्षमता? नाम पता चल रहा है कि भाई ये बस हो गया, अब मत करो वरना भाई ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। कोई धागा है तो उसको लिमिट तक खींचा जाता है, तो वही है इसकी चरम, नाम से पता चला चरम धारण क्षमता। मतलब वहाँ तक इस पर आपको क्षमता लगाना है जहाँ तक ये विफल ना हो। ठीक है, उससे अधिक थोड़ा सा भी अधिक कर दोगे तो विफल हो जाएगा। वही लिखा है कि मृदा पर आने वाला वह अधिकतम भार, ठीक है, मृदा पर आने वाला वह अधिकतम भार, ठीक है, जिसे मृदा अपनी जगह से बिना खिसके, मृदा अपनी जगह से कोई खिसकाव ना हो, वहाँ पे भाई खिसकेगी तो विफल हो जाएगी, दबे आसानी से बर्दाश्त कर ले। ठीक है, उतना ही बोझ इसे दिया जाए, उतना ही बोझ उठा सके दिया जाए जितना ये बोझ उठा सके मिट्टी। ठीक है, तो वही यानी उसकी क्या कहलाएगी? चरम धारण क्षमता कहलाती है, मृदा की चरम धारण क्षमता कहलाती है। बस इतना लिखिएगा, यहीं तक लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यह चरम धारण क्षमता का फार्मूला दिख रहा है, इसको लिख देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? चरम धारण क्षमता हेडिंग डालोगे, मृदाओं की भारवहन क्षमता धारण क्षमता हेडिंग डालोगे, लिखोगे। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पहला होगा चरम धारण क्षमता। चरम धारण क्षमता में आप समझाओगे मृदा पर आने वाला वह अधिकतम भार जिसे मृदा अपनी जगह से बिना खिसके दबे आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। ठीक है, मिट्टी की चरम धारण क्षमता कहलाती है, चरम धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, आप समझ जाओगे। और आगे है आपका सुरक्षित, सेफ वाला देख लीजिए भाई, आगे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इसको समझ लीजिए, लिखा है संरचना को सुरक्षित रखने के लिए मृदा को कभी भी उसके चरम धारण क्षमता तक भारित नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या था, उसको मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, चरम धारण क्षमता था कि मतलब ऐसा आपको भार लगाया जाता था जिससे कि मृदा खिसके ना, दबे ना, ठीक है, आसानी से बर्दाश्त कर ले भार को, तो आपकी चरम धारण क्षमता कहलाती थी। किसकी? मृदा की। यहाँ पे क्या है? मृदा क्या है? मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको जल्दीबाजी में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ लेना है। उतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। लिखा है संरचना को सुरक्षित रखने के लिए मृदा को कभी भी उसके चरम, ठीक है, उसके कभी भी चरम धारण क्षमता तक भारित नहीं किया जाता है। इसके लिए मृदा को चरम धारण क्षमता में सुरक्षा कारक, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर से भाग दे दिया जाता है। प्राप्त मान सुरक्षित धारण क्षमता कहलाती है। ये आपका काफ़ी मोस्ट है, कभी कभी आपका टिप्पणी में पूछ लेता है कि ये सेफ्टी बियरिंग कैपेसिटी यानी कि सुरक्षित धारण क्षमता, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, टिप्पणी लिखिए तो आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको लाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है संरचना को सुरक्षित रखने के लिए, स्ट्रक्चर को आपको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, नाम से पता चला सुरक्षित धारण क्षमता यानी कि सुरक्षा ही करेगा हमारा। ठीक है, तो वही है कि संरचना को सुरक्षित यानी कि आपके कंस्ट्रक्शन जो रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए मृदा को कभी भी उसके चरण धारण क्षमता से तक भारित नहीं किया जाता, यानी कि चरम धारण क्षमता तक के कम ही भारित किया जाता कभी मिट्टी को। ठीक है, इसके लिए मृदा के चरम धारण क्षमता से सुरक्षा कारक से भाग दे दिया जाता है। प्राप्त मान सुरक्षित धारण क्षमता कहलाती है। सुरक्षा कारक का मान 2 से 4 के बीच होता है। न्यू बनाने में इसी मान को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ से आपके फार्मूला जो है, फार्मूले का आपको क्या करना है, लिख लेना है सुरक्षित धारण क्षमता का। नोट में कुछ लिखा है, नोट लिखा है मृदा की धारण क्षमता के कणों की सघनता पर निर्भर करता है। मृदा की जो धारण क्षमता होती है, ठीक है, कणों की सघनता पर निर्भर करती है, अर्थात मृदा के कण जितने पास होंगे उनकी रिक्तियों की संख्या कम से कम होगी और मृदा उतनी ही बलशाली होगी। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी चीज़ का जब कण अधिक होते हैं, पास होते हैं, तो वह ठोस होता है। तो वही है, बस यहाँ पे लिखा है कि मृदा के कण जितने पास होंगे, ठीक है, उनमें रिक्तियों की संख्या कम से कम होगी, तो वह मृदा क्या होगी, रिक्तियाँ कम होगी। ठीक है, यानी कि गैप कम होगा जिसमें उनके कण पास होंगे, तो वह जो मृदा होगी उतनी ही बलशाली होगी, स्ट्रेंथ होगी, सामर्थ्य उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो आई होप आपको आशा करता हूँ आप समझे होंगे, क्योंकि देखिए कुछ था नहीं, हम लोग मृदा को समझे हैं, उसके बाद यहाँ पे मृदा की क्षमता को समझे हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। हेडिंग बस याद रखना, उसमें एक ही चीज़ें याद रखना आपको, चरम धारण क्षमता और सुरक्षित धारण क्षमता। ठीक है, रटना नहीं है। और क्या होता है चरम धारण क्षमता, तो मैं आपको बताया हूँ कि मृदा पर आने वाला वह अधिकतम भार होता है जो अपनी उस पर भार लगाया जाता है जिससे कि मृदा जो होती है अपनी जगह से खिसकती नहीं है। ठीक है, इधर उधर नहीं जाती है, ठीक है, दबती नहीं है, वही आपकी चरम धारण क्षमता कहलाती है। चरम धारण क्षमता का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप नोट कर लोगे। और सुरक्षित धारण क्षमता क्या होती है, आपको चरम धारण क्षमता से
अधिक भार नहीं लगाना है, उससे कम भार लगाना है, ठीक है। या फिर चरण धारण क्षमता से क्या करना है आपको, चरम धारण क्षमता में सुरक्षा जो होती है, फैक्ट्री सेप्टर जो होती है, उसे भाग दे दिया जाता है, तो प्राप्त मान क्या कराता है, सुरक्षित धारण क्षमता कहलाता है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस दोस्तों इस वीडियो में हम इतना रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और काफ़ी बेहतरीन आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। और बिल्डिंग ड्राइंग का भी क्लास चलाया जा रहा है, तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका कैलेंडर जारी हो चुका है बहुत ज़्यादा दिनों से, 15 अगस्त भी बीत चुका है। तो आपको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अब काफ़ी देर हो जाएगा, धीरे धीरे आपका 1 बाय 1 करके आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन डेली बाय डेली कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम आपसे मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।